दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मेरठ सुर्खियों में है और इस बार ये सुर्खियां एक कॉम्प्लेक्स को लेकर के हैं जो मेरठ शहर की रेजिडेंशियल कॉलोनी शास्त्री नगर के अंदर बना था। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, 22 दुकानें थी इसके भीतर और लगभग 35-36 साल से इसको लेकर के एक डिस्प्यूट चला आ रहा था जो आज मात्र 6 सेकंड में खत्म हो गया। 6 सेकंड के भीतर इस कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानें धूल में तब्दील हो गई, रेत में तब्दील हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। इस कॉम्प्लेक्स की कहानी और केवल इस कॉम्प्लेक्स की कहानी नहीं है, कुछ व्यापारियों की दुकानें बर्बाद होने की कहानी नहीं है। ये हमारे देश की जो टाउन प्लानिंग है उसके भीतर चल रहे बड़े भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट और अनियमितताओं की काली कहानी है। इस काली कहानी से पर्दा उठाएंगे आज। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी। हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। पब्लिक में अलग अलग एस्पेक्ट्स पर चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि आवास विकास के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आवास विकास के लगभग 40-45 अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ये कहा गया कि मोटी रिश्वत खा करके उन्होंने ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स रिहायशी इलाकों में खड़े करा दिए। व्यापारियों का तर्क है कि साहब यहाँ जब आवास विकास ने कॉलोनी बसाई तो जरूरत के हिसाब से कॉमर्शियल स्पेस तैयार नहीं किए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिहायशी कोठियों के भीतर दुकानें बनना शुरू हो गई। सबके तर्क अपने अपने हैं। कोई कहता है व्यापारियों के साथ नाइंसाफी हुई है। किसी का कहना है कि ये जो सरकार है, जिसको समाजवादी पार्टी बुलडोजर सरकार भी कहती है अक्सर, कि उसका बुलडोजर अक्सर मुस्लिमों पर चलता आया, लेकिन पहली बार जिस कॉम्प्लेक्स पर चला उसमें रहने उसके मालिकान सब हिंदू हैं और उनके ऊपर चला तो अब कुछ संतुलन बना और इस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं कुछ लोग कि बहुत अच्छा हुआ। अलग अलग नजरिए से लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। हम इसका विश्लेषण करेंगे पूरा। अभी पहले एक ब्रीफिंग दे देता हूं आपको कि मसला क्या था। दरअसल 1986 में 82 के आसपास ये कॉलोनी बनती है शास्त्री नगर। आवास विकास इसको बसाता है यहाँ पर और यहाँ सपनों का घर खरीदने के लिए आते हैं तमाम अधिकारी, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसर और उस समय के संपन्न लोग, कुछ कारोबारी जिनके शहर के अलग अलग हिस्सों में कारोबार हैं, मिडिल क्लास जिसमें एचआईजी हायर इनकम ग्रुप भी है, वहाँ मिडिल इनकम ग्रुप भी है और एलआईजी भी है। ये कॉलोनी बस्ती है तो धीरे धीरे मकान बनने शुरू होते हैं। प्लॉट्स में 400 रुपये वर्ग मीटर, 600 रुपये वर्ग मीटर, 1000 रुपये वर्ग मीटर में अलॉटमेंट होते हैं। आज तो वहाँ 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख स्क्वायर मीटर तक रेट पहुंच चुके हैं। और ये कॉलोनी के ऊपर शुरू से ही संकट के बादल रहे। इसके एक हिस्से में कभी एल ब्लॉक की तरफ कमेला चलता था, स्लॉटर हाउस, और उस कमेले में पशुओं का कटान एक वक्त में इतना बढ़ा कि उसकी दुर्गंध की वजह से एल ब्लॉक का पूरा इलाका, उसके जो लोग हैं जो वहाँ आशियाना बनाने का सपना लेकर के आए थे, वो एक तरह से तबाही की जिंदगी जीते रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस कमेले पर आजम खान उस समय मंत्री थे, नगर विकास मंत्री, उन्होंने उसको गिराया था। तब भी इसी तरह से शोर मचा और अब ये घटनाक्रम हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें कहा जाता है कि व्यापारियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है, तब ये कार्रवाई हुई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये जो प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है। अब मैं छोटी सी बात है, एक एग्जाम्पल दूंगा मेरठ विकास प्राधिकरण का। हमारी मेरठ की अगर मैं बात करूँ तो मेरठ में गंगानगर है, पल्लवपुरम है, आपका लोहिया नगर है, वेद व्यासपुरी है, शताब्दी नगर है। आप देखिए कि जो प्लानिंग हुई, जो कॉलोनी बसाई गई, उसमें मार्केट कहाँ बनाई गई। आज भी हम देखते हैं इन तमाम कॉलोनियों में कॉलोनी पूरी डेवलप हो गई, लेकिन वो जो मार्केट है वो डेवलप नहीं हो पाई। ऐसी आवास विकास की जितनी भी कॉलोनियाँ बनी, वहाँ भी मार्केट बनाई गई, लेकिन वो डेवलप नहीं हो गई। दरअसल जो टाउनशिप बनाते हैं, जब उसमें मार्केट बनाते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यापारी कहाँ बाजार चाहता है, लोग वहाँ कहाँ आना चाहते हैं, इसका प्लानिंग में कोई मतलब नहीं होता। अब अगर हम इसकी बात करें सेंट्रल मार्केट की, तो आवास विकास ने जब ये कॉलोनी बसाई,
तो इसके अलग दूसरे छोर पे कॉमर्शियल दुकानें दे दी। और आप देखिए कि जब आप कॉलोनी बसा रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 20 साल बाद जब कॉलोनी में लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो बाजार कहाँ जाएगा, कितनी दुकानें चाहिए, कितने स्कूल कॉलेज चाहिए, कितने अस्पताल होने चाहिए वहाँ, कोई मॉल सिस्टम नहीं है। और जब लोग अपने तरीके से करते हैं, ये जो सेंट्रल मार्केट है, सेंट्रल मार्केट में मैं तो दोष दूंगा अधिकारियों को, बहुत ज़्यादा अधिकारियों को ये इसलिए दोष दूंगा कि पहले तो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो एकदम बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल वो थी नहीं, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जहाँ आज भी मार्केट है वहाँ कोई बाजार नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं, टूट गई दुकानें आज भी। चाहे माधोपुरम की बात करें, माधोपुरम में भी ऐसा ही है, वो भी आवास विकास परिषद की कॉलोनी है, वहाँ भी जो उसकी मार्केट बनाई गई आवास विकास परिषद ने, पैसा बर्बाद कर दिया गया आवास विकास परिषद का, लेकिन उस मार्केट में आज भी दुकान नहीं है। और मैं तो इसलिए जिम्मेदार ठहराऊंगा कि इसमें पॉलिटिकल लोग और इसमें व्यापारी लोग और इसमें अधिकारी, कानून का जिस तरह मजाक उड़ाया जाता है, आज ये जिस तरह इस समय तबाही का मंजर हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल मार्केट में, एकदम कॉम्प्लेक्स गिरा दिया गया। 22 दुकानें हैं, वो जो 22 परिवार हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा ला के, और पिछले लगभग 3 दशक की मेहनत के बाद में अब उनकी दुकान चली, वहाँ बाजार खड़ा हुआ। और जब बाजार खड़ा हुआ तो वे दुकानें ध्वस्त होगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आप देखिए उनके पीछे का जो परिवार है, वो परिवार आज क्या सोच रहा होगा। डॉक्टर साहब, दिक्कत ये है अधिकारियों की कि अधिकारी भ्रष्टाचार में आखंड तक डूबे हुए हैं। हमें पता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। तो फिर क्यों होने दिया अवैध निर्माण? गलती आवास विकास की है। और पूरे सिस्टम को मैं तो मेरठ विकास प्राधिकरण को दोष दूंगा। मेरठ विकास प्राधिकरण में भी डॉक्टर साहब 400 कॉलोनियां एमडीए के रिकॉर्ड में अवैध हैं, लेकिन जेसीबी घूमती है और घूमने के बाद शांत हो जाती है। और कल ऐसी, ये तो नजीर है, सेंट्रल मार्केट तो सुप्रीम कोर्ट की नजीर है। हमें लगता है कि अगर जिस तरह अधिकारी अगर नहीं बदले, अधिकारी भ्रष्टाचार के आखंड में डूबते रहे, अल्टीमेट लोगों को झेलना पड़ता है सबको नुकसान। आज ये व्यापारी झेल रहे हैं, तो चारों ओर ये आलम है आज सेंट्रल मार्केट का कि सब लोग जिस तरह कल बिलखते देखे, महिलाओं को, पुरुषों को, व्यापारियों को जो बिलखते हमने देखा। पॉलिटिकल लोग तो बहुत सारे आए, वहाँ आए, कुछ बहुत सारे लोग रोए भी, उन्होंने आर्टिफिशियल आंसू भी निकाले। लेकिन गलती पॉलिटिकल लोगों की ये है कि सब सिस्टम है सरकार में। अगर वास्तव में इच्छा होती यहाँ के पॉलिटिकल लोगों की, क्योंकि पिछले कई साल से मुद्दा उठ रहा है, तो लैंड यूज चेंज हो सकता था अगर मजबूती से वहाँ बात की जाती शासन में। और ऐसे बहुत सारे लैंड यूज चेंज होते हैं। लेकिन इसमें लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि उन लोगों का क्या गुनाह है जो यहाँ पर घर बसाने का सपना लेकर के आए थे, और घर जहाँ होता है वहाँ से कॉमर्शियल एक्टिविटीज एक डिस्टेंस पे होती हैं। किसी इलाके में जहाँ 100 लोग रहते हैं, उनके बीच में आपने एक अस्पताल खोल दिया इलीगल, तो वहाँ से जो मेडिकल वेस्ट निकलता है वो बहुत हानिकारक होता है और बहुत खतरे पैदा करता है उस कॉलोनी के तमाम लोगों के लिए। पार्किंग की समस्या पैदा होती है, स्पेस मैनेजमेंट की समस्या पैदा होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि जब आपने लेआउट प्लान तैयार किया और उसमें फिक्स किया कि यहाँ रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी, यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, तो आप ऐसा प्लान क्यों नहीं बनाते जो भविष्य में वायबल हो 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए, और उस हिसाब से टाउन प्लानिंग को इतना एक्यूरेट क्यों नहीं करते? बड़ा सवाल ये भी है। दरअसल ये केवल सेंट्रल मार्केट का सवाल नहीं है। मेरठ शहर के भीतर का मेरठ का जो सबसे शानदार बाजार है अबुलेन बाजार, जिसको मेरठ का दिल भी कहा जाता है, सेंट्रल मार्केट दूसरे नंबर का बाजार था, बाद में डेवलप हुआ, हमने उसको बसते बनते देखा पिछले 20 सालों के भीतर। लेकिन पुराना बाजार अबुलेन का बाजार है, और अबुलेन का जो बाजार है वो पूरा का पूरा रिहायशी कोठियों के भीतर है। वो कैंट एरिया है, और कैंट के भीतर रेजिडेंशियल बंगलों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होनी शुरू हुई, लगातार होती चली गई। उसका अंजाम हमने देखा अंत में बंगला नंबर 210B, जहां 10 एकड़ में 62 कोठियां बनी, एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना आर माल के नाम से, 4 मंजिला मॉल। और उसको भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब गिराया गया तो वहां शर्मा जी नान वाले और उनके कुछ सहयोगी उस मलबे के भीतर दब करके मर गए थे। उसके बाद बुलडोजर ठहर गया और वो 62 कोठियों में रहने वाले लोग आज भी संकट में हैं। कैंट का पूरा रिहायशी इलाका जो आर्मी की सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है, उसके भीतर आप मार्केट बन जाने देते हैं, और जब मार्केट बन करके तैयार होता है तब आपको याद आता है कि ये गलत हो रहा है, तब आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं गिराने के लिए, तब आप उसको गिराते हैं, तब उजाड़ते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये आवास विकास के भीतर भी है,
ये मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के भीतर भी है, ये कैंटोनमेंट के भीतर भी है। जब आप बंगला 210 की कहानी देखेंगे तो देखिए कि किस तरीके से पूरे कंस्ट्रक्शन के पीछे लूट होती रही। यही सेंट्रल मार्केट का जो कंस्ट्रक्शन है, पहली बार एक्यूरेट मैं आपको बताऊं 1986 में वीर सिंह नाम के व्यक्ति को ये 446 वर्ग मीटर जमीन अलॉट हुई, और वीर सिंह के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली एक दूसरे शख्स ने, विनोद अरोड़ा ने, ये 1989 में कराई, और इसका उन्होंने कॉमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया। आप सोचिए आज 2025 में वो गिरा है, यानी 1989 से लेकर के 2025 तक कितने करोड़ का भ्रष्टाचार इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के एग्जिस्टेंस के पीछे चलता रहा, फलता फूलता रहा। तब जब ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खड़ा हुआ था तब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत लो थी, तब जमीन की कीमत वहाँ पर 1000, 1200, 1500 रुपये गज थी। आज वहाँ जमीन की कीमत 2.5 लाख, पौने 3 लाख तक पहुँच चुकी है मार्केट वैल्यू जमीन की। और इस बीच में जितने दिन कारोबार चला, वहाँ जितने दिन आसपास के रहने वाले लोगों ने समस्याएं झेली, इस सब की जवाबदेही कौन देगा? ये कोई इस पर काम करने वाला नहीं है। आवाज ये PIL पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सुना। कोर्ट्स जो भी आदेश देती हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्ट होते हैं, लॉ होते हैं, कानून होते हैं, उनको डिफाइन करती हैं। उनका वायलेशन होता है तो कहा जाता है कि वायलेशन नहीं हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दोषी नहीं है इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे। पूरी कोशिश राजनीतिक तौर पे ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए कि व्यापारियों की बर्बादी के पीछे सुप्रीम कोर्ट है। सच ये नहीं है। सच ये है कि वो अथॉरिटी उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसको गवर्न करती थी इस प्रदेश की सरकारें, जिस दौरान कांग्रेस की सरकार भी रही, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 10 साल से है, हर एक दल की सत्ता इस बीच में आ चुकी इन 36 सालों के भीतर। और इन 36 सालों के भीतर इस कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन होता रहा। न सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन होता रहा, वरन सेंट्रल मार्केट नहीं बल्कि पूरे शास्त्री नगर की लगभग 7000 संपत्तियां ऐसी हैं जिनके भीतर इस तरह के कंस्ट्रक्शन हो गए, जहां पर कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं। सोचिए कितने 1000 करोड़ का घपला होगा ये इसके पीछे। कितने अधिशासी अभियंता यहाँ रह करके चले गए, कितने इंजीनियर्स यहाँ रह करके चले गए, जिनके करोड़ों के एम्पायर खड़े हुए, जो विदेश चले गए। आज कई आरोपी ऐसे भी हैं जो विदेश चले गए, विदेश जा करके रह रहे हैं। कितनी बड़ी काली कमाई का खेल। एक रिहाइश के तौर पे घर बनाने का सपना देखता है आदमी, तो सोचता है कि बच्चों के साथ सुकून से रहेगा, शांत वातावरण होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। इन सारे लोगों ने मिलकर के वहां तमाम तरह के डिस्टर्बेंस, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, कॉमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से होने वाले सारे दुष्प्रभाव वहां के लोग झेलते रहे। और जब ये हालात बन गए कि वो लाइफ लाइन बन गया मार्केट, तब उनको ये याद आ रहा है कि वहां पर 31 कंस्ट्रक्शन और हैं ऐसे जो तोड़े जाने हैं। आप तोड़ने आएंगे, बुलडोजर लेके निकलेंगे तो इस शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील करना पड़ेगा। आपको पूरा अबुलेन तबाह करना पड़ेगा। आपको वेस्टर्न रोड के वो स्कूल तबाह करने पड़ेंगे जिनके बंगलों के भीतर कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं, जहां पर स्कूल खड़े हो गए हैं, जहां पर इस शहर के 25,000 से ज्यादा बच्चे रोज एजुकेशन पाते हैं। वो सब आपको मलबे में तब्दील करने पड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, पुराने शहर के भीतर का बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट करने पे चले आएंगे तो पुराने शहर का एक बड़ा हिस्सा आपको तबाह करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पूरे शहर में 400 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, आप किसी भी हाईवे एक्सप्रेसवे पर निकल जाइए, चारों तरफ बेतरतीब ढंग से जमीनों की बंदरबाट हो रही है। चारों तरफ खेतों में प्लॉट्स कट रहे हैं। पिछले दिनों NGT के एक जज डॉक्टर अफरोज अहमद मेरठ में थे। उन्होंने एक बहुत शानदार चर्चा करते हुए शहर के नागरिकों से कहा कि हमारे देश में शहरों को बसाने की जो योजना है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो भी शहर हैं उनके ऊपर आबादी का इतना ज्यादा बोझ बढ़ गया है कि वो उसको झेलने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। जब एक शहर बसता है तो ये देखा जाता है कि कितनी लैंड है वहां पर, कितना ओपन एरिया होगा, कितनी ग्रीनरी होगी, कितने कंस्ट्रक्शन यूनिट्स रेजिडेंस की होंगी,
कहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी? ये पूरा टाउन प्लानिंग का सिस्टम चौपट हो चुका है। बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो जाता है, लगता है शहर डूब जाएगा, तालाब बन जाएगा। पतली पतली गलियों में ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गए हैं बहुमंजिला की कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती। ओपन स्पेस बिल्डर्स शुरू में जो पार्क के लिए जगह छोड़ते हैं, बाद में उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, उनमें भी यूनिट्स बना करके बेच देते हैं। ये चल रहा है पूरे शहर में। और ये सिर्फ मेरठ की कहानी नहीं है, ये इस देश की, उत्तर प्रदेश की हर एक तेजी से बढ़ते हुए शहर की कहानी है। मेरठ में रैपिड रेल चल रही है, मेरठ के चारों तरफ एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है, आसपास के गांवों से, कस्बों से मेरठ की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, मेरठ विस्तार ले रहा है। लेकिन घर बसाने, बनाने, बाजार बनाने की जो प्रक्रिया है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उसके पीछे काली कमाई का बड़ा खेल है, उसके पीछे नेताओं का, प्रॉपर्टी के बड़े डीलरों का, ठेकेदारों का, दलालों का, माफियाओं का एक बड़ा नेक्सस है जो मिल करके इससे अरबों रुपया बना रहा है और आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहा है। और अंत में हालात ऐसे पैदा होते हैं जैसे हमने सेंट्रल मार्केट में लोगों को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा। 30 साल का जमा जमाया प्रतिष्ठान, किसी व्यापारी की कोई छोटी सी दुकान, जहां उसके पिता ने, उसके दादा ने काम शुरू किया था, जहां उसका पोता बैठ के 25 साल का बैठ के विदेश से पढ़ के आया, बैठ रहा है, देख रहा है, कारोबार को आगे बढ़ाने का ख्वाब पाले हुए है, उसको आपने एक झटके में तबाह कर दिया। दरअसल सवाल यह भी है कि कानून इंसान के लिए है, नागरिकों के लिए है, या नागरिक कानूनों के लिए है? कानून बदले जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, प्रोविजन किए जाते हैं, कंपाउंडिंग के प्रोविजन भी किए जाते हैं। और ये जो एसेट है जिस पर आज बुलडोजर चला रही हैं सरकारें, ये जनता का एसेट है, राष्ट्र का एसेट है। इसकी तबाही, कितने लोग इस देश में बेघर हैं, अभी भी सड़कों पर रहते हैं, हजारों लाखों लोग। एक एस्टिमेशन था एक वक्त में 10 करोड़ से ज्यादा ट्राइब्स हैं इस देश में। कहा जाता है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं। एक ऐसे देश में आप एक रिहायशी इलाके में बने हुए बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर देते हैं। आप 62 कोठियों को नोटिस देते हैं कैंट में, बंगला नंबर 210 बी में, कि इनको तबाह कर दें। जीवन भर की पूंजी लगा के आदमी एक 4 कमरों का घर बनाता है। जब वो बना रहा होता है तब उसको बनाने नहीं देते आप। आपने शहरों को बसाने की कोई टाउन प्लानिंग नहीं की। पूरी टाउन प्लानिंग भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कौन करेगा आखिर ये रिफॉर्म? ये बड़े सवाल हैं। उमेश मित्तल बहुत लंबे समय आवास विकास परिषद के यहाँ दीक्षांत अभियंता रहे, और वो उस समय दीक्षांत अभियंता थे डॉक्टर साहब जब सहारनपुर भी इसमें होता था, गाजियाबाद भी इसमें होता था, बागपत भी इसमें होता था, मेरठ भी इसमें होता था, और उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण हुआ। अब सवाल इस बात का है कि जब उन्हें लगता है अफसरों को कि ये अवैध निर्माण है, तो इसमें भ्रष्टाचार इस तरह आगे बढ़ता है। आवास विकास या प्राधिकरण ये मुकदमा कराते हैं। जब मुकदमा दर्ज होता है तो फिर पुलिस का भी प्रेशर होता है, तो ये सिर्फ पैसे वसूलने का होता है। फिर सफेद पोस्ट शामिल हो जाते हैं। आप सोचिए कि ये कॉम्प्लेक्स, पहला ध्वस्तीकरण का नोटिस 1990 में जारी हुआ इस कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने का। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये कानून अंधा है। आप सोचिए कि हमारे न्याय की अवधारणा में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी नाइंसाफी है। सोचिए कि 30 साल 1990 में, यानी लगभग 35 साल पहले पहली बार इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस दिया जाता है, और आज 35 साल बाद वो बिल्डिंग गिराई गई। कहां थे वो कानून के रखवाले जिनको ये लग रहा था कि ये बिल्डिंग अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए? ये बनने ही क्यों दी गई? और जब ये बन गई और पहली बार ध्वस्तीकरण का नोटिस हुआ तो ये तभी क्यों नहीं गिरा दी गई? और गिराई नहीं गई तो इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज किस बिहाफ पे होती रही? इसमें बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया? इसमें पानी की सप्लाई कैसे दी गई? इसको रोड्स की नेटवर्किंग कैसे दी गई? इसको नगर निगम की फैसिलिटीज कैसे दी गई? ये बड़े सवाल हैं। सवाल सिर्फ 22 व्यापारियों का नहीं, सवाल उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ है। हर शहर का सवाल है। नए कस्बों में, नए इलाकों में डेवलपमेंट होते हैं, विकास क्षेत्र विकसित होते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत भी विकसित होते हैं इलाकों में विकास क्षेत्र। टाउन प्लानिंग और नियोजन विभाग का ये
उत्तरदायित्व है कि वो प्लानिंग करे कि किन इलाकों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, कहाँ रिहाइश की जरूरत होगी। उसके हिसाब से एक वो समग्र इको फ्रेंडली इकोसिस्टम को रिलेट करता हुआ एक टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट करे। लेकिन ये पूरा मैनेजमेंट फेल दिखाई देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, सबसे चिंता की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में ये पूरे जो सवाल हैं ये कहीं भी किसी भी चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, ये बहस का विषय नहीं है। एक कॉमन मैन आता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे शहर से बड़े शहर में, गांव से छोटे शहर में, तो वो सस्ता घर चाहता है। सस्ते घर बनाने के कंसेप्ट के लिए आवास विकास बनाया गया था कि वो बल्क में जमीनें खरीदेगा किसानों से, लैंड एक्विजिशन करेगा, एक सस्ती दर पर वो लोगों को घर देगा रहने के लिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को ब्लैकियों ने कब्जा कर लिया। रियल एस्टेट के पूरे सेक्टर में ऐसे लोग हावी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी के रेट आम आदमी की पहुंच से बाहर ले जा करके खड़े कर दिए हैं। सोचिए कि जिस शास्त्री नगर में जहां ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना था, वहां 1.5 लाख 2 लाख रुपए मीटर का रेट है, जहां कभी 1000 रुपए मीटर में अलॉटमेंट हुआ था 35 साल पहले। कितनी रेट होगी महंगाई की, आप अनुमान लगाइए। किस तरह का डेवलपमेंट का मॉडल तैयार किया है। ये इलीगल कॉमर्शियल डेवलपमेंट अगर उस रिहायशी इलाके में खड़े नहीं होते तो शायद प्रॉपर्टी के रेट भी इतने ज्यादा नहीं होते। कुछ लोगों ने इसी को एक बड़ा धंधा बना लिया है और अफसोस कि सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि समाज का एक जो ड्राइविंग फोर्स है, जिसमें नेताओं का नेक्सस है, जिसमें माफिया शामिल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, जिसमें कुछ व्यापारी भी शामिल हैं। कानून तो सबके लिए है। आप देखिए इन अथॉरिटी में मेट से लेकर चीफ इंजीनियर तक तमाम लोग बिके हुए हैं। जब कोई 100 मीटर का मकान बनाता है, 100 गज का या 50 गज का, तो एक मेट जो सबसे छोटा कर्मचारी है वो ब्लैकमेल करता है। यहाँ से रिश्वत का दौर शुरू होता है और यहाँ से लेकर चीफ इंजीनियर तक। आप बताइए जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र में एक नियम फॉलो हो गया कि ये वाला मॉडल होगा, इससे ना इधर होगा ना इधर होगा। अच्छा, हमारे देश में दिक्कत क्या है कि खुद जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं ये भी बताते हैं, बोले आप ऐसे लेटर लिख दीजिए, आप ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। और मैं तो करता हूँ, गलती तो इन व्यापारियों की भी है। जब इन्हें पता था कि इलीगल है, आप आवास में कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ये तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक नज़ीर पेश हुई है, ऐसे तो बहुत सारे मामले सामने आएंगे। और लगातार अधिकारी नोटिस पे ब्लैकमेल करते रहे। जो काम आज हुआ है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था तब भी रुक सकता था। अगर आवास विकास के अधिकारियों में अगर इतनी विल पावर होती, वो पैसे के लालच में अगर जेब ना भरते, तो हमें लगता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार जब शुरू हुआ होगा, ये तब भी रुक सकता था इलीगल, लेकिन नहीं रुका। पुलिस को भी पैसा गया होगा, अफसरों को भी पैसा गया होगा और तमाम सफेद पोस्ट को पैसा गया होगा, तब ये बनकर तैयार हुआ होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस समस्या के बारे में? किस तरफ जा रही है हमारी टाउन प्लानिंग? किस तरह के शहर हम बसाने जा रहे हैं? किस तरह के नागरिक हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं? किस तरह का एक इकोसिस्टम हमने डेवलप किया? आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।